गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू टॉपिक शुरू किया जा रहा है सेक्शन बी का, कृषि एग्रीकल्चर। उसमें मैं कृषि के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है उसमें 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आपको मैं बता दूं, किसी भी देश की जीडीपी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सकल घरेलू उत्पाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज से 1950 की बात है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा जो हमें मिलता था वो कृषि से मिलता था। परंतु वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो केवल 14.85% ही रह गया है। ये 2018 का आंकड़ा है और मेरे ख्याल में अब तो और भी कम रह गया है। 2020 में शायद 13.2 रह गया है। हालांकि इसमें कोविड के कारण कुछ बढ़ा है, प्रतिशत 14.14 हो गए हैं। तो देख रहे हैं आप, जैसे जीडीपी में जो हमारे यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, तो 60% भाग पहले हमें किससे मिलता था, वो हमें कृषि से मिलता था, है ना। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर जो है इसका इसमें अवधान आता चला गया और कृषि की जो रूपरेखा थी और जो जीडीपी में उसका हिस्सा था वो काफी कम होता चला गया। हालांकि आज भी देश के उद्योगों को 40% कच्चा माल जो है वो इसी कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो कच्चे माल की आपूर्ति करती है। और इसके अलावा आपको पता है देश की 70% जनसंख्या आज भी जो है कृषि पर निर्भर है। चाहे भले ही इसे जीडीपी में केवल 14 या 15% का योगदान मिल रहा हो, परंतु फिर भी देश की 70% जनसंख्या यानी 82 से 85 करोड़ लोगों को आज भी यह रोजगार प्रदान करने का मुख्य साधन है। तो कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ना। देखिए, कृषि में कई सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे बागवानी हो गया, रेशम पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, है ना। और इसके अलावा जानवर पालना है, जैसे भैंस है, दूध वाले दुधारू जंतु पालना है। ये सब सम्मिलित दशाएं जो है इस कृषि में ही आती है ना। ये सब कृषि दशाओं में ही आती है ना। आपको मालूम, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कृषि भूमि उपलब्ध है और लगभग इसके समस्त भाग पर कृषि की जाती है। लगभग काफी बड़े भाग पर कृषि की जाती है। जैसे चाइना में केवल 10% भाग ही जो है कृषि के योग्य है, परंतु भारत में लगभग 60% से अधिक भाग जो कृषि के योग्य है, जिस पर वर्ष भर 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो है कृषि का काफी महत्व है। और इसका एक मूलभूत कारण ये भी है कि भारत की जनसंख्या जो काफी विशाल है और इस विशाल जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में फसलें उगाई जाती है। तो देखिए, हम इसमें कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवयवों को और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो इसमें समस्याएं हैं कृषि में और विभिन्न प्रकार के जो आयाम है उनका हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या चाहिए आपके सामने, वो है कृषि के प्रकार, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, कृषि बहुत प्रकार की होती है, परंतु हमें यहाँ पर केवल भारत से संबंधित ही पढ़ना है। तो भारत से संबंधित कृषि में जो 4 प्रमुख प्रकार हैं वो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए झूम कृषि, है ना। देखिए, झूम कृषि जो की जाती है, ये कृषि काफी प्राचीन है, काफी पुराने टाइम से की जा रही है और आदिम जमाने से की जा रही है। और आदिवासी समुदाय जो हमारे देश का ज्यादातर है वो इसी कृषि को करता है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर्स जो राज्य है हमारे यहाँ पर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, असम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा ओडिशा में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में भी जनजातियों के द्वारा इस प्रकार की कृषि आज भी की जाती है। मोटे तौर पर ऐसा अनुमान है, लगभग भारत के 35,000 हेक्टेयर यानी भारत के 1.11% यानी 1% से थोड़ा सा अधिक क्षेत्रफल पर जो है झूम की कृषि की जाती है। इसके देखिए विभिन्न प्रकार के नाम है। विश्व में आपने इसको पढ़ा होगा कि ब्राजील में रोका कहते हैं, इंडोनेशिया में दांग कहते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमें आपको केवल भारत के परिप्रेक्ष्य को पढ़ना है। तो देखिए, इसको कई भारत में कई सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे असम में इसको झूम कहते हैं, है ना। केरल में इसको क्या कहते हैं, पूनम कहते हैं, पूनम, है ना। और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कोडू कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे कई सारे नामों से, बीवर, मसान, पोंडा, बेगा आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो कृषि की जाती है झूम की कृषि प्रणाली में, तो बेहद साधारण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कोई यंत्र नहीं होते इसमें, लकड़ी के यंत्र होते हैं जिनसे क्या है गड्ढा करके बीज बो दिए जाते हैं और छोटे मोटे उनके पास हथियार होते हैं, जैसे मतलब फावड़ा हो गया। इन छोटी छोटी चीजों से क्या करते हैं, कुदाल से खेती बाड़ी करते। कोई विस्तृत यंत्र नहीं होते, कोई आधुनिक यंत्रों का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। अधिकतर हाथों की मेहनत का ही इसमें इस्तेमाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है।
और सबसे पहले इसमें क्या होता है, झुंगी कृषि करने से पहले किसी वन वाले क्षेत्र को या वृक्ष वाले क्षेत्र को क्या करें, साफ कर लिया जाता है जला के, उसके बाद वहां पर कृषि की जाती है। इसमें ना तो किसी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और ना ही किसी प्रकार की खाद्य वगैरह का इसमें ध्यान रखा जाता है। इसमें बस डायरेक्ट कृषि की जाती है और 3-4 वर्ष तक लगातार इसमें कृषि की जाती है। जब कृषि भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे कम हो जाती है तो वहां से क्या होती है कि आदिवासी समुदाय उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जमीन साफ करके वहां कृषि करने लगता है और जहाँ पहले करता था उसको ऐसे ही खुला छोड़ जाता है ना। ऐसा देखिए, ऐसा करने के पीछे कई सारे कारण है। जो भूमि को पड़ती छोड़ देने से मतलब क्या है, यहाँ पर वो खुद ही अपनी उत्पादकता ग्रहण कर लेती है, धीरे उसमें उर्वरता आने लगती है ना। तो देखिए झूम कृषि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार जो है इस पर रोक लगाने की कवायद कर रही है और उनको कई प्रकार के अन्य प्रकार से उनको विकल्प उपलब्ध करा रही है भारत सरकार। ऐसा क्यों है, क्योंकि झूम की कृषि से क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो है अपरदन की क्रियाएं होती हैं और जिससे प्राकृतिक पर्यावरण को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। हालांकि अब इसका क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा झुंगी कृषि के जो संलग्न जो किसान हैं उनको अन्यत्र जो है अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं और उनको अन्य प्रकार से प्रेरित किया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरी कृषि कौन सी है आपकी, वो निर्वाहन कृषि। निर्वाह कृषि देखिए ये भी हमारे यहाँ काफी प्राचीन पद्धति चल रही है। निर्वाह कृषि का मतलब है कि इसमें किसान जो है किसी व्यापारिक उद्देश्य से फसल का उत्पादन नहीं करता है, इसमें वो फसल का उत्पादन करता है केवल अपने निर्वाह के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही इसमें वो कृषि का उत्पादन किया जाता है। और इसमें जो है ज्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं वो बहुत ही मामूली होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, कोदो हो गया, मोटे अनाज हो गए। इसका उत्पादन वो अपने परिवार की उदरपूर्ति के लिए की जाता है ना। इसमें भी ज्यादा कोई खास उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, खास सिंचाई यंत्रों का भी प्रयोग नहीं किया जाता, खास जो फसल यंत्रों का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो ये जो निर्वाह कृषि है, इसमें जो कृषक भी होते हैं वो काफी गरीब होते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, बस वो केवल अपने परिवार की उदरपूर्ति के लिए कृषि फसलों को उत्पादित करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरी चीज है क्या है, व्यापारिक धान्य कृषि। देखिए निर्वाह कृषि का जो स्थान है वो व्यापारिक कृषि धान्य कृषि लेती जाती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के व्यापारिक धान्य कृषि को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि बड़ी मात्रा में जो आपकी फसलों के यंत्र है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कृषि यंत्र हो गए है ना, हो गया, और जो हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, इनका प्रयोग करके बड़ी मात्रा में कृषि या जिसमें खाद्यान्न मुख्य हो जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, गन्ना हो गया, इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसे व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, उसको इकट्ठा करके फिर बेचते हैं, तो उससे बड़ी मात्रा में जो है खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और इस व्यापारिक धान्य कृषि की बदौलत ही जो है भारत जो है आज जो है हरित क्रांति के दौर से बाहर निकला है। जो देश में खाद्यान्नों की कमी थी उसमें इसने काफी बड़ी मात्रा में अपना योगदान दिया है। तो व्यापारिक कृषि ने भारत में जो है खाद्यान्नों का भंडार लगा दिया है और आज हम जो है वो खाद्यान्न आयातक से हम खाद्यान्न निर्यातक बनते जा रहे हैं। विभिन्न देशों में हम विदेशों को खाद्यान्न या फसलों का निर्यात भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए बागाती कृषि। देखिए बागाती कृषि में कई प्रकार की कृषि आती है, ये भी मुख्यतः व्यापारिक कृषि के अंतर्गत ही आती है और इसमें देखिए कई सारी फसलें बोई जाती हैं जो व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे क्या चाय हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, है ना, इस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए बागाती कृषि है, इसका इतिहास हमारे ब्रिटिश काल में जाता है। जो ब्रिटिश समाज यहाँ पर आए थे तो ऐसी बागाती कृषि करवाते थे इंडिया में। वो ऐसा इसलिए करवाते थे ताकि उनको कच्चा माल मिल सके जिसे वो अपने देश में ले जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो बागाती कृषि होती थी उससे उन्हें कच्चा माल मिलता था, उसको अपने देश में ले जाते थे, उसको परिष्कृत करते थे, उससे कई प्रकार के सामान बनाते थे और उसको विश्व में निर्यात करते थे और बड़ी मात्रा में मुद्रा अर्जित करते थे। तो ये हमारे यहाँ पर दास्ता कृषि के नाम से भी जानी जाती है बागाती कृषि। तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स की देन है, ब्रिटिश अंग्रेजों की देन है ना। तो देखिए इसमें कई सारी चीजें होती थी। ये इसमें जो है रबड़ की खेती हो गई, आपकी बागानों में चाय की खेती हो गई है ना। आज भी आपको बता दूं पूरे देश में लगभग 80,000 के करीब बागान है, जिसमें से 55,000 बागान अकेले असम में ही है जहां पर चाय की खेती की जाती है। तो देखिए जो चाय की खेती के बागान है वो ज्यादा उत्तर भारत में, जैसे असम हो गया है ना, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड हो गया है ना, दार्जिलिंग क्षेत्र हो गया पश्चिम बंगाल का है ना, तो ये यहाँ पर चाय की खेती है। इसके अलावा कहवा है, कहवा के जो बागान है वो ज्यादा साउथ मिलते हैं, कर्नाटक में, केरल में है ना, कहवा मतलब कॉफी के बागान है ना। तो ये देखिए बागाती कृषि में मुख्यतः इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। और देखिए कहाँ की जाती है, असम में, असम में की जाती है, हिमालय में की जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर साउथ में की जाती है ना, और दार्जिलिंग पहाड़ियों में की जाती है। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र है जो उसका प्रमुख क्षेत्र है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कृषि फसल है क्योंकि इससे बहुमूल्य मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है ना। तो देखिए इसके बाद भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो मैंने आपको इतना कुछ बताया तो आप समझ ही गए होंगे भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं।
जैसा कि आपको पता है भारतीय कृषि जो है मानसून का युग कहलाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो कृषक है वो भारतीय मानसूनी वर्षा पर निर्भर कृषि करते हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके पास जो है आज भी सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। हालांकि जो देश में सिंचाई की सुविधाओं का अनुपात बढ़ रहा है, कुछ विशेष राज्यों में ही जो सिंचाई की सुविधाएं पाई जाती हैं, जैसे आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से क्या होता है, सिंचाई सुविधाओं में बड़ी, जिससे उत्पादन भी वहां पर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो देखिए भारतीय कृषि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। जो भारतीय कृषि है वो ज्यादातर निर्वाह किस्म की है। निर्वाह कैसे है कि जो यहाँ पर जो किसान है वो किसी व्यापारिक उद्देश्य से फसल को नहीं उगाता है, वो किसान फसल को उगाता है वो केवल अपने भरण पोषण के लिए, परिवार को चलाने के लिए ही उगाता है, किसी व्यापार के मतलब से वो कृषि को नहीं उगाता है ना। इसके अलावा देखिए और क्या विशेषताएं है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि है वो बड़ी मात्रा में क्या है, उसमें जनसंख्या संलग्न है। देश की 70% आबादी आज भी क्या है, बड़ी मात्रा में जनसंख्या जो है कृषि में संलग्न है। और हमारे यहाँ पर जो है देश में 80% से भी अधिक क्या है, सीमांत किसान पाए जाते हैं। सीमांत किसान मतलब क्या होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि अथवा 1 हेक्टेयर से थोड़ी सी अधिक होती है, उनको हम सीमांत कृषक कहते हैं। और देश में लगभग 80% जो हमारे यहाँ पर किसान कैसे हैं, वो इसी प्रकार के सीमांत कृषक कहलाते हैं। बड़े किसान तो 10% से भी कम है ना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो जमीनों का आकार है वो देखिए 1951 में कितना था, 1951 में था 0.75 हेक्टेयर, है ना। और देखिए घटते घटते ये आ गया आपका 1971 में 0.29 हेक्टेयर तक, और वर्तमान में ये पहुंच गया है आपका 0.14 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। जो है कृषि भूमि का आकार देखिए कितना है, 0.14 हेक्टेयर। और विश्व का कितना है, 4.5 है, जो कि विश्व से बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमारे यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो खेत होते हैं हमारे यहाँ पे वो काफी छोटे छोटे हैं और बटे हुए हैं, और भी छोटे छोटे होते आ रहे हैं। परिवारों में क्या होता है, विभाजन होता जा रहा है, तो उसकी वजह से खेतों का आकार जो है बहुत ही छोटा होता जा रहा है। तो कृषि जो है फायदे का सौदा नहीं रह गई है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर 80% जो कृषक हैं वो कृषि में लगे तो है, मगर 80% जो कृषक है वो कैसे हैं, सीमांत किसान है। उनके पास 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है ना। तो बहुत छोटे छोटे किसान है ना। और देखिए क्या है भारतीय कृषि जो है वो उसकी एक विशेषता और क्या है, भारतीय कृषि में खाद्यान्नों की विशेषता है। खाद्यान्नों से मतलब जो है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना। और ये दालें वाले, चने की खेती, यही सब होती है ना। इसके अलावा व्यापारिक उद्देश्य से नहीं किया जाती, केवल खाद्यान्नों की विशेषता है। कोई बड़ी मात्रा में जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए क्या चाहिए, हमें खाद्यान्न चाहिए। हमें पहले पेट भरेगा तभी तो हम कहीं दूसरी चीज की सोचेंगे। तो सबसे पहले जो कृषक क्या करता है, वो यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। उसके अलावा किसी व्यापारिक फसल के बारे में वो सोचता है ना। इसके अलावा और क्या विशेषता, देखिए भारतीय कृषि की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जो फसलों में विविधता पाई जाती है। किसान कभी कभी क्या होता है, एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें बो देता है। ऐसा वो क्या करता है, ऐसा वो प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई फसल खराब हो गई तो कुछ तो मिलेगा, तो इसी वजह से क्या होता है, ये भी एक भारतीय कृषि की विशेषता है। इसके लिए आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कृषि की, जैसा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के देखिए क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ फिजिकल फैक्टर्स हैं, है ना, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक तो आपको पता ही है कौन कौन सी कृषि को प्रभावित करते हैं। उच्चावच होता है, ये भी प्रभावित करता है ना। भूमि ऊंची नीची होती है तो वहां पर भी ये प्रभावित करता है कृषि को, है ना। ऊंची नीची भूमि तो कृषि आसानी से नहीं की जा सकती है ना। जलवायु भी प्रभावित होती है, करती है ना। जैसे क्या राजस्थान की जलवायु कैसी शुष्क जलवायु, यहाँ कृषि उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि जल की कमी रहती है ना। मिट्टी भी प्रभावित करती है, मिट्टी किस तरह की है ये भी प्रभावित करती है। मिट्टी रेतीली है, भुरभुरी है, तो उसमें क्या फसलें अच्छी होती हैं, है ना। इसके अलावा दोमट मिट्टी में भी फसलें अच्छी होती है, परंतु मिट्टी की गुणवत्ता खराब है तो ये भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है। इसके अलावा संस्थानिक कारण इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे ये भी प्रभावित है। भूजोत है, भूजोत का आकार कितना है, मतलब खेत का आकार कितना है ना, छोटा है कि बड़ा है, तो ये भी प्रभावित करता है। छोटा किसान होता है, छोटी खेत में छोटी छोटी चीजें बोएगा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं सोचेगा। बड़ा किसान ज्यादा बड़ा सोचेगा। भूमि सुधार जो है ना ये भी प्रभावित करते हैं। भूमि सुधार कैसा है हमारे यहाँ पर, है ना, भूमि के प्रति जो है सुधार का क्या रवैया है। भूमि मतलब खराब पड़ी हुई, खराब पड़ी, किसान ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है तो सरकार क्या करती है, इसको ध्यान देती है ना, और जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसकी जांच कराती रहती है। इसके अलावा क्या है, चकबंदी। देखिए चकबंदी क्या हुआ था, हमारे यहाँ देश में जो खेत है वो काफी मात्रा में छोटे छोटे हैं, तो सरकार ने एक पहल शुरू की थी जिसको हम चकबंदी कहते हैं। चकबंदी के तहत जो छोटे छोटे खेतों को मिलाकर के बड़ा किया गया, जिससे क्या है बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सके। परंतु बाद में जो 70 के 80 के दशक में आ जाते हैं धीरे धीरे फेल हो गया और चकबंदी से जो है निरस्ता आने लगी और इससे बाजार उत्पादन बढ़ने की घट हो गया, इसलिए इसको बाद में फिर बंद कर दिया। इस ठंडे बस्ते में पड़ी है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाए। इसके अलावा भू अभिलेख है, भू अभिलेख बनाए गए हैं, है ना, ये भी प्रभावित करते हैं कि मतलब आप भूलेखों को
भू अभिलेखों के अभाव में भी क्या होता है, कृषि प्रभावित होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनके पास कोई भू अभिलेख नहीं होते हैं, तो उनको कोई भी जो है बेदखल कर देता है, जमींदार उनकी जमीनें हथिया लेते हैं, तो इससे भी कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। भू जोत की सीमा है, इसमें क्या है, भू जोत की सीमा भी निर्धारित की जाती है, कितनी सीमा तक आप जोत सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जोतते चले जा रहे हो, एक एक साल में कई सारी फसलें ले रहे हो, तो उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है। इसका बिचौलियों की समाप्ति है ना, ये भी एक कारक है। यदि बिचौलिए क्या करते हैं, अब आपने सुना होगा कि जो सरकार होती है एमएसपी निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि वो कहने के लिए सरकार 25 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है, परंतु देश में केवल 6% किसानों से ही जो फसलें खरीदी जाती हैं। बाकी के किसान अपनी जो फसलें होती हैं उनको बहुत ही कम मूल्य पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना। तो सरकार कहने के लिए तो उनकी समाप्ति कर रही है, परंतु वास्तविकता में धरातल पर देखा जाए तो बिचौलिए आज भी शोषण कर रही है किसानों का। कास्ट सुधार में जो किसानों की दशाओं को सुधार करती है, इसके लिए क्या करती है, वो मतलब ऋण देती है ना सरकार। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का कहते हैं कि प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजिकल जो आपके जो फैक्टर्स हैं उनको भी हम यूज करके जो कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या है, उत्तम क्वालिटी की हम HY मतलब हाई यील्डिंग बीट्स मतलब सॉरी वो सीड्स को हम इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करें तो उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे बीजों को इस्तेमाल करें जो शुष्क मौसम में भी अच्छी फसल का उत्पादन दे, कम जल के प्रयोग में भी अच्छी फसल हो, तो ऐसे फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा। इस दिशा में इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसमें संस्था लगी हुई है, काफी टाइम से वो उत्तम प्रकार के बीजों का निर्धारण कर रही है, बनाती है। कृषि यंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है भारत का किसान इतना गरीब है कि उसके पास जो आज भी कृषि यंत्रों का अभाव है और ले देकर के किराए पर ही वो काम करता है। इसके अलावा जो आज भी जो देश में खेती है वो बैलों से की जाती है, तो कृषि यंत्रों के अभाव के कारण भी क्या होता है, जो फसल उत्पादन वो अच्छी नहीं हो पाता है। इसके अलावा हमारे शोध और अनुसंधान का भी अभाव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च ओके एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शोध ही नहीं हो रहा है कि मतलब फसलों पर कि फसलों में कौन कौन सी समस्या आ रही है, शोध चलते थे, विदेशों में शोध करते हैं कि कौन सी समस्या आ रही है, इनको कैसे निदान किया जाए, फसलों की उत्पादकता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर शोध होना चाहिए। तो इन शोधों का भी अभाव है। तो आपने फसलों के बारे में मैंने आपने देखा, भारत की कृषि के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो ये सब पॉइंट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नई फसलें शुरू करेंगे। इसमें चावल है, गेहूं है, खाद्यान्न फसलें हैं, उसके बाद व्यापारिक फसलें हैं, तो इन फसलों को हम यूज करेंगे, बाद में आपको बताएंगे इनको, ठीक है। तो ये आज तक का धन्यवाद।